Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Material Cost, right? So हम लोगों ने परचेज फ्लो तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो फंक्शन है ना परचेजिंग का, दिस इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स ऑफ जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतने क्वांटिटी का और अच्छे क्वालिटी का एट इकोनॉमिक प्राइस। तो जब भी आप मटेरियल परचेज करते हो अपने प्रोडक्शन के लिए, यू नीड टू कंसिडर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है, जितना चाहिए उतना क्वांटिटी होना चाहिए। सेकेंड है कि अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक प्राइस में होना चाहिए, राइट? सो इट इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस पर्टिकुलरली टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में परचेज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब बहुत हद तक परचेजिंग पर ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि कितना क्वांटिटी का आप लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दैट विल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन कितने क्वांटिटी का रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, उसका क्वालिटी कैसे होगा, वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एफिशिएंसी कितना रहेगा उसको यूज़ करते टाइम, फिर इकोनॉमिक है या नहीं, आपने जितना भी टारगेट सेट किया है आप उसको कस्टमर्स तक अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट पर ही डिपेंडेंट हो जाता है। सो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका परचेज डिपार्टमेंट होता है वो ज़्यादातर 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट या सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम, एंड दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम। तो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर हायरार्की फॉलो होता है और जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं या जितना भी ऑल्टरेशंस करना रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम। आप लोग इसको ऐसे समझो, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम रहता है और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हायर अथॉरिटी। और जो डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, या फिर आपके जो डायरेक्ट सुपीरियर्स होते हैं उनके द्वारा ये चीज़ कंट्रोल रहता है, राइट? और क्या होता है, परचेजिंग प्रोसेस जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड ही रहता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड होने के अपने फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड डीमेरिट्स ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। पहला है कि जितना भी अगर आप सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में हो तो आप अगर मटेरियल्स को परचेज कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट, फिर इकोनॉमीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसे छोटे मोटे फेवरेबल टर्म्स मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जितना भी अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम में हो तो आप ऑब्वियसली अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे ब्रांचेस के लिए आप खरीद रहे हो रॉ मटेरियल, तो इट विल इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा बल्क में खरीद रहे हो, तो वो लोग आपको ट्रेड डिस्काउंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आपको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में नहीं मिलता है। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपका सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है तो आप सारे ब्रांचेस के लिए, आपका देश भर में जितने भी ब्रांचेस हैं सबके लिए आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए ना एक स्पेशलाइज्ड परचेजिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि हाईली एफिशिएंट होते हैं परचेजिंग फंक्शन में, और जो कि काम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं और उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, जो कि आप डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम में नहीं कर सकते हो, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हो क्योंकि वो हर लोकेशन में होता है, राइट? थर्ड पॉइंट है, जितना आपका स्टॉक ऑफ मटेरियल है और जितना आपको परचेज करना है, ये दोनों पॉइंट्स मैं मिला के आपको बोल रही हूँ। आपके पास जितना स्टॉक है मटेरियल का और आपको जितना परचेज करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर अगर आपका इफ़ेक्टिव कंट्रोल लाना है तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रलाइज्ड होता है तो प्रॉपर कंट्रोल रहता है कि आपके पास कितना स्टॉक ऑफ मटेरियल है और कितना आपको परचेज करने की ज़रूरत है, उसका क्वालिटी कैसा है क्या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल, उसका जो इंस्पेक्शन होता है वो सब एफिशिएंटली करना आसान हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है कि जब सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना,
तो आप कुछ भी खरीदो, मटेरियल्स खरीदो या कंपोनेंट्स खरीदो या कैपिटल इक्विपमेंट्स खरीदो, उसको आप एक स्टैंडर्डाइज कर सकते हो कि आपको हमें ये चीज़ खरीदना है जिससे कि हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सके, राइट। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में इसको करना फिजिबल नहीं होता है। और क्या बोल रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ परचेज में एक फिनेंशियल और परचेजिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर में एक कोऑपरेशन बिल्डअप होता है, क्योंकि वो लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, तो इसीलिए उनके बीच एक कोऑपरेशन बिल्डअप होता है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम में करना बहुत डिफिकल्ट है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन और मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डीमेरिट पहला वाला क्या है, देखो ये चीज़ इमेजिन करने की कोशिश करो। सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपको पूरे कंट्री के लिए सामान खरीदना है, राइट। तो उस केस में आपका जो क्वांटिटी है वो भी बहुत बल्क में होगा, राइट। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, सो इट विल टेक अननेसेसरीली लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है। और क्या है, सेंट्रलाइजेशन में एक और डीमेरिट है कि जो ब्रांचेस डिफरेंट प्लेसेस में हैं वो लोग लोकलाइज्ड परचेसिंग का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेट्स से वो सामान उनके लोकेलिटी में अच्छे से मिलता है, बट उनको क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है जिसकी वजह से वो लोग अपने लोकल परचेजिंग सिस्टम का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि आप पूरे कंट्री के लिए कर रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दैट, तो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी रॉन्ग मटेरियल भी ऑर्डर हो जाता है, रॉन्ग परचेज हो जाता है, राइट। फिर बोल रहा है कि सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से ना हाई इनिशियल कॉस्ट हो जाता है, आपको हाई इनिशियल कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक सेपरेट परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम मे टेक लॉन्ग टाइम। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है और हर जगह से अगर बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो सब में से थोड़ा बहुत डिफेक्टिव आइटम तो निकलेगा ही। अब सबको इकट्ठा करो, फिर उनको आप रिप्लेसमेंट के लिए बोलो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो कि खाली खाली में जो आपका प्रोडक्शन का फ्लो है उसको तोड़ देता है, उसको ब्रेक कर देता है, राइट। तो इसीलिए इन सारे केसेस में डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग सेंट्रलाइजेशन का के जितने भी मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं उनको कंपेयर करें तो इसके मेरिट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए सेंट्रलाइज सिस्टम को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। सो बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट है जो कि परचेज डिपार्टमेंट को किया जाता है टू प्रोक्योर दो मटीरियल्स, राइट। जो आप इसको इमेजिन करो कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आपको पता है कि और 100 यूनिट्स बनाने के लिए ही हमारे पास मटेरियल है, तो ऑब्वियसली आप जो परचेज डिपार्टमेंट है उनको एक रिक्वेस्ट करोगे कि हमारा मटेरियल ख़त्म होने को आया है और हमें नया मटेरियल चाहिए। तो आप उनको क्या क्या बताओगे, आप उनको बताओगे आपको कैसा मटेरियल चाहिए, यानी कि आप उनको डिस्क्रिप्शन दोगे अपने मटेरियल का। फिर क्या बोलोगे, आपको वो किस क्वालिटी का चाहिए, क्वालिटी बताओगे, आपको कितना चाहिए, क्वांटिटी भी बताओगे, और आपको कब तक में चाहिए, किस डेट के अंदर आपको चाहिए, सो दैट आपका जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो ब्रेक ना हो, राइट। तो इसीलिए इट इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड इट ऑथराइजेज द परचेज डिपार्टमेंट टू इशू अ परचेज ऑर्डर टू सिक्योर मटीरियल्स इंटेंडेड फॉर पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है कि जब आप परचेज डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट करते हो, परचेज रिक्विजिशन आप देते हो उनको, तो उस केस में फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, इन सारी चीज़ों को देखकर वो एक परचेज ऑर्डर इशू करता है, ठीक है। परचेज ऑर्डर इशू करता है किसको, सप्लायर को इशू करता है कि जो सप्लायर सिलेक्ट हुआ रहता है उनको ये परचेज ऑर्डर इशू किया जाता है कि आपको इस डेट में हमें इतना इतना अमाउंट सप्लाई करना है, राइट। और परचेज रिक्विजिशन इसका बेसिकली क्या काम है, टू एस्टिमेट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर मैक्सिमम परचेज बेनिफिट्स, राइट। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि परचेज एक्विजिशन की वजह से हमें क्या क्या हेल्प होता है। आपको फ्यूचर में कितना मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको उसका एक फेयर आइडिया मिलता है, आप उसको एस्टिमेट कर पाते हो।
और क्या है, हायर डिस्काउंट और बेटर क्रेडिट सिस्टम की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज बेनिफिट सिक्योर कर पाते हो, विच इज़ गुड फॉर योर कंपनी, राइट। और यहाँ पर और क्या बोल रहा है कि जो परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर किया जाता है वो उसके 3 कॉपीज़ बनाए जाते हैं। जो ओरिजिनल है वो तो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट को, और सोचो और कहाँ पर जाना चाहिए, और एक और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो जो जिस डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट इनिशिएट किया है उनके पास भी रहना चाहिए। लेट्स से मैंने आपको बोला मेरे को अमेज़ॉन से ये सामान मंगवा दो, राइट, तो मेरे पास भी तो एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने आपको बोला था इतना मंगवाने के लिए, और मेरे फर्दर रेफरल के लिए मेरे पास भी तो पता रहना चाहिए। तो सेम चीज़ है, जिसने रिक्वेस्ट इनिशिएट किया था, जिस डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें सामान चाहिए, उनके पास भी एक रहना चाहिए। और एक कहाँ रहता है, और एक रहता है, और एक परचेज रिक्विजिशन अप्रूवर के पास जाता है सो दैट वो अप्रूव करें परचेज रिक्विजिशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो परचेज रिक्विजिशन होता है वो दिखता कैसा है और उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ों का मेंशनिंग रहता है। फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ टू बी परचेज्ड। आपको कैसा मटेरियल परचेज करना है वो तो आपको उसमें बताना ही पड़ेगा, तो उसके लिए क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। फिर है कब आपको परचेज करना है, व्हेन टू बी परचेज्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड बाय डेट, ये भी है यहाँ पर। और क्या है, कितने क्वांटिटी का आपको परचेज करना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी रिक्वायर्ड ये भी मेंशन रहता है। और उसके साथ साथ ये परचेज रिक्विजिशन कौन से दिन में किया गया वो भी आपको लिखना रहता है, किस डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया है रिक्वेस्ट वो भी यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। फिर ये जो परचेज रिक्विजिशन का नंबर क्या है इसको भी करना चाहिए, और ये किस टाइप का है, क्या ये कोई स्पेशल है या नॉर्मल रेगुलर है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परचेज ऑर्डर क्या होता है। सो अभी भी हम लोगों ने देखा कि जब परचेज रिक्विजिशन का रिक्वेस्ट किया जाता है परचेज डिपार्टमेंट को, तो परचेज डिपार्टमेंट जो सिलेक्टेड सप्लायर होता है उनको एक रिक्वेस्ट करता है कि उनके लिए एक परचेज ऑर्डर इशू करता है, उनको ऑर्डर करता है कि हमें इतना इतना सामान चाहिए, इतना इतना क्वांटिटी आप हमें इस डेट के अंदर अंदर आप हमारे पास डिलीवर कर दो, राइट। सो परचेज ऑर्डर इज अ रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग टू द सिलेक्टेड सप्लायर। सिलेक्टेड सप्लायर को किया जाता है राइटिंग में, किस चीज़ के लिए, कि आप हमें गुड्स डिलीवर करो ऑफ रिक्विजाइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जिस क्वालिटी का हमें चाहिए और जितनी क्वांटिटी का हमें चाहिए वो, और एक इकोनॉमिक प्राइस होना चाहिए, और जो भी हम लोगों का आपसी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिस पे हम लोगों ने अग्री किया है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमें इतना अमाउंट डिलीवर करो इस डेट के अंदर, ठीक है। इट्स अ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द परचेजर टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स कंटेन्ड इन द परचेज ऑर्डर, ठीक है। और तो ये बेसिकली बोल रहा है कि ये जो परचेज़र होता है, जो परचेज़ कर रहा है, उनको जो भी डिलीवरी मिलता है वो उनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें बोला है, हमें बताया गया है कि परचेज़ ऑर्डर जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहला बोल रहा है परचेज़ ऑर्डर नंबर, परचेज़ ऑर्डर नंबर। और क्या होता है, परचेज़ ऑर्डर डेट, किस दिन में परचेज़ ऑर्डर इशू किया गया है। सप्लायर नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, राइट। फिर है मटेरियल कोड। मटेरियल कोड मतलब क्या, आप जो भी मटेरियल ऑर्डर करते हैं उसका एक कोड रहता है। कोडिंग क्या है ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मटेरियल कोड। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर है कि क्वांटिटी टू बी सप्लाइड, कितना क्वांटिटी का होना चाहिए, यहाँ पर है ये क्वांटिटी। फिर बोल रहा है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, और डिलीवरी कब करना है, कहाँ पर करना है, और टैक्सेस कितने हैं आपके, पैकिंग एंड फ्रेट के चार्जेस कितने हैं, और टर्म्स ऑफ पेमेंट जो है वो कितना है। टर्म्स ऑफ पेमेंट मतलब आपका क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें परचेज ऑर्डर में मेंशन रहती है। डिलीवरी कहाँ करना है, डिलीवरी डेट क्या है, पेमेंट के टर्म्स क्या क्या है, और यहाँ पर फाइनली जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये ख़त्म हुआ हम लोगों का परचेज ऑर्डर। यहाँ पर एक और चीज़ बोला है कि जैसे परचेज रिक्विजिशन का 3 कॉपी बनता था, सिमिलरली जो परचेज ऑर्डर होता है उसके 5 कॉपीज़ बनते हैं, ठीक है।
जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनको दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, जिस स्टोर ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो वो बन जाते हैं रिसीविंग स्टोर्स, रिसीविंग डिपार्टमेंट, तो उनको एक दिया जाता है। फिर ओरिजिनेटिंग डिपार्टमेंट को एक दिया जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को तो देना ही है, और फाइलिंग डिपार्टमेंट को भी ये एक कॉपी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसीट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स। रिसीट एंड इंस्पेक्शन क्या है? आप सोचो, आपने अमेज़ॉन से कोई सामान ऑर्डर कर दिया, फिर घर में उसका डिलीवरी आ गया, उसके बाद आप उसको खोल के चेक करते हो कि जो क्वालिटी हम लोगों ने मंगवाई थी वही क्वालिटी है, मटेरियल वही तो है, वो सब आप चेक करते हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मटेरियल रिसीव होता है तो ये सारे काम किए जाते हैं। तो गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ नोट। और ये जो नोट है ये कौन रिसीव करता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट रिसीव करता है एट द गेट, आफ्टर द गेट एंट्री ये स्टोर्स डिपार्टमेंट ये नोट रिसीव करता है। इट विल कंपेयर द क्वांटिटीज रिसीव्ड विद द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी। आपने परचेज ऑर्डर में कितना क्वांटिटी लिखा था और रिसीव कितना क्वांटिटी हुआ है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है इस नोट से। और क्या है, ये एक बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप जितने भी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो, चाहे वो स्टोर्स लेजर में हो या स्टॉक रिकॉर्ड्स में हो, उन सारी चीज़ों के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तो पड़ती है, राइट। इट इज़ द डॉक्यूमेंट बेसिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। देखो, अभी मटेरियल आपके पास रिसीव हो गया, उसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं, इस चीज़ का इंस्पेक्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करेगा। तो उनके लिए भी ये नोट उनको भी दिया जाता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पेमेंट। ये इस नोट के हिसाब से आपको पता चलता है कि गुड्स रिसीव हुआ है और हमें ये पे करना है, राइट। हमें सप्लायर को पेमेंट करना है अपने क्रेडिट पीरियड के अंदर। ठीक है। Suppliers' invoices are checked with goods received notes, which search for actual receipt of the goods supplied by the supplier. तो goods received note, ये जो नोट आपको आप रिसीव करते हैं गेट एंट्री के बाद, उसके साथ साथ सप्लायर का जो इन्वॉइस है उसको भी चेक किया जाता है। One copy of such note is also sent to inspection department. इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी सेंड किया जाता है, और इंस्पेक्शन के बाद इस नोट को अप्रूव किया जाता है, और जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो मटेरियल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक प्रोफॉर्मा दिया गया है, एक स्पेसिमेन कॉपी दिया गया है कि जो गुड्स रिसीव्ड कम इंस्पेक्शन नोट होता है वो दिखता कैसे है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें ही मेंशन्ड हैं, बस इसका पर्पस अलग है, राइट। अब देखते हैं परचेज क्वांटिटी। परचेज क्वांटिटी जानने की क्या ज़रूरत है? इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ परचेज कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अपने परचेजिंग पर कंट्रोल रखना है तो उसके लिए एक एफिशिएंट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जितने क्वांटिटी का मटेरियल आपने ऑर्डर किया था उतने ही क्वांटिटी का मटेरियल आपको रिसीव हो, और आपको कितना परचेज करना है इसका जो कैलकुलेशन है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए, so that only the correct quantity of materials is purchased. अब देखो, आपको 10 kg चावल की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप 50 kg मंगवा दोगे तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आपको 10 kg की ज़रूरत है, अगर आप 2 kg मंगवाओगे तभी भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि कितना हमें ख़रीदना है एग्जैक्टली, करेक्ट क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल्स टू बी परचेज्ड, राइट। और क्या है, जब भी हम लोग ऑर्डरिंग क्वांटिटी फिक्स करें उस टाइम हमें कुछ बेसिक फैक्टर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया 10 kg चावल वाला, तो आपको 50 kg अगर आप ऑर्डर कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, घर में बस आके वो स्टॉक होके रहेगा। तो इसीलिए देयर शुड बी नो ओवर स्टॉकिंग। आपको ऐसे मटीरियल को ऐसे क्वान्टिटी को आपको मेजर करना है कि वो ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए, ठीक है। और क्या है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े प्रोडक्शन की तो उस टाइम आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए रॉ मटेरियल्स। ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल्स आपके पास है ही नहीं और जिसकी वजह से प्लांट शट डाउन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। टू अवॉइड शट डाउन ऑफ प्लांट और आपका जो प्रोडक्शन का फ्लो है उसको रोकने के उसको वो रुक ना जाए,
इसीलिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स शुड ऑलवेज बी अवेलेबल विथ यू, राइट। फिर क्या है, परचेजेस शुड बी मेड इन इकोनॉमिक लॉट्स। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है EOQ का, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं EBQ ऑल्सो, राइट। EOQ क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो एक बार जब आप ऑर्डर करते हो एक लॉट में, तो वो कितना है, कितना आपको करना है, एंड दैट हैज़ टू बी इकोनॉमिक इन नेचर, ठीक है। तो इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको एक्चुअल में कितना क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करना है वो चीज़ डिफाइन करना रहता है। Purchase department in manufacturing concerns is usually faced with the problem of deciding the quantity of various items. तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, अगर आपका जो रॉ मटेरियल का जितना आपको परचेज करना है, अगर आप लोग उसको बल्क में परचेज कर रहे हो, तो उस केस में आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, तो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, राइट। जैसे मैंने बोला था, चावल आपको 10 kg चाहिए, लेकिन आप लोगों ने 50 kg ऑर्डर कर दिया है, तो बाकी का जो 40 kg है उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपके घर में वो उतना जगह लेगा। तो इसीलिए तो सेम चीज़ है, आपका यहाँ पर इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे साइड में क्या है, अगर आपका ऑर्डर साइज बहुत छोटा हो गया तो आपको उसको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। 10 kg आपको चाहिए, आपने अगर एक बार में ऑर्डर नहीं किया और आप 2 kg ऐसे करके कर रहे हो, तो आपको 5 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसमें खर्चा होगा आपको, तो वो हाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन करना है जिसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट दोनों ही मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसी ऑर्डर क्वांटिटी को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़ के बाद यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल्स भी हैं, सो आप लोग बोर नहीं होंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या क्या होता है। एक होता है आपका बाइंग कॉस्ट, मतलब जो उसका एक्चुअल में प्राइस है, ठीक है। और क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक शिपिंग चार्जेस होता है। सिमिलरली आप यही मान लो कि कंपनी में भी जब आप मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट रहता है। हर बार ऑर्डर करने पे उतना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ता है हर ऑर्डर के लिए, वो है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। और क्या है, टोटल कैरिंग कॉस्ट, या फिर जो इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या है, आपके पास आ गया सामान, अब उन सारी चीज़ों को आपको स्टोर करके रखना है अपने पास, तो उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। जैसे कि कोई मटेरियल आया है, कोई केमिकल आया है आपके पास, जिसको आपको -30 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको उसको स्टोर करके रखना है, तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसका बाकी सारे सिस्टम्स का खर्चा, इक्विपमेंट्स का खर्चा, वो भी इंक्लूड होता है। सो वो हो जाता है आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों चीज़ों को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है क्या, आपका रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट। समझ में आया। तो बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है, द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। तो इसको हम लोग इस ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, ये आपका कॉस्ट है, ये आपका क्वांटिटी है। जहाँ पर आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब क्या है, इस लेट्स से ये हर बार आपको 3000 यूनिट्स आपको या 3000 kg ऑफ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आपको ऑर्डर करना है, तो उस केस में आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम है, इससे कम हो नहीं सकता है, और जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी एकदम मिनिमम है, उससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, the cost which are associated with the ordering of material, उसको बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या क्या है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स को ऑर्डर करने के लिए आपने जिन जिन स्टाफ्स को वहाँ पर सेंड किया था उन लोगों का खर्चा। फिर है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आप जब ऑर्डर करोगे उसको अपने फैक्ट्री के पास लेकर आओगे, उसका खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का। और क्या है, इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ इनकमिंग मटेरियल, जो भी मटेरियल आया आपके पास वो उसका आपको इंस्पेक्ट करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है अच्छे से,
उसका खर्चा, तो ये सब बन जाता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी बार आप ऑर्डर करोगे ना, ये सारे खर्चे तो होंगे ही उतनी बार, राइट। कैरिंग कॉस्ट क्या है? इन्वेंट्री को जब आप होल्ड करके रखते हो अपने पास, तो उसका जो खर्चा होता है दैट इज नोन एज योर इन्वेंट्री कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। इसमें क्या क्या खर्चा रहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री बनाने के लिए आपका जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसका खर्चा। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज का खर्चा, स्टोरिंग करके आप रखते हो, किसी को कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है, किसी को दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन सारे चीज़ों का खर्चा। और क्या है? कभी आग ना लग जाए या कुछ डैमेज ना हो जाए, उसके लिए आप अपने इन्वेंट्री का भी इंश्योरेंस बना के रखते हो, उसका भी खर्चा आ जाता है यहाँ पर, राइट। द अजम्पशंस अंडरलाइंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ मटीरियल टू बी परचेज इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग अजम्पशन। जब भी हम लोग EOQ कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपको कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा सिर्फ ऑर्डरिंग के लिए, वो चीज़ हमेशा फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और एक चीज़ फिक्स्ड रहता है, वो क्या है? एक यूनिट को स्टोर करके रखने का कॉस्ट 1 साल के लिए। अगर आप लोग एक यूनिट को 1 साल के लिए कैरी करके रखते हो अपने पास, तो उसका जो भी कैरिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट आएगा दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो पर ऑर्डर के हिसाब से फिक्स्ड है, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो पर यूनिट पर एनम के हिसाब से फिक्स्ड है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मटीरियल इन यूनिट्स इज नोन। आपको कितना मटेरियल यूज़ करना है उसका एक एंटिसिपेशन होता है आपके पास एक यूनिट्स में, कि हमें लेट्स से 10,000 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक एंटिसिपेटेड आपके पास एस्टिमेटेड यूसेज होता है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट। देखो, आप जितना भी मटेरियल्स ऑर्डर कर रहे हो उसका एक यूनिट का कॉस्ट कितना है वो भी आपको पता रहता है, एंड दैट इज कांस्टेंट, वो फिक्स्ड रहता है। फोर्थ में बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली। आपने जो भी मटेरियल ऑर्डर किया है वो तुरंत ही आपके पास रिसीव हो जाएगा, ये हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि इसका मतलब है लीड टाइम इज 0। लीड टाइम क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। लेट्स से आज है 5 जून, ठीक है, आज है 5 जून और आपने आज आपने परचेज ऑर्डर दे दिया सप्लायर को, ठीक है, और आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत कब है? रॉ मटेरियल की ज़रूरत है आपको 12 जून के अंदर, ठीक है। तो आप अगर सप्लायर जो है वो मटेरियल 12 जून के अंदर ही आपको सप्लाई करता है, तभी आपका जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं रुकेगा। अगर 12 जून के बाद हो जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो 12 जून से 5 जून के बीच का गैप है, दिस इज नोन एज योर लीड टाइम। कितने टाइम पहले से आप उसको ऑर्डर करना चाहिए आपको, उसको बोला जाता है लीड टाइम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आपने 5 तारीख को ऑर्डर किया है तो 5 तारीख को ही रिसीव हो जाएगा, यानी कि लीड टाइम आपका 0 है। ये भी हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। सो एक फेमस मैथमेटिशियन है जिनका नाम है विल्सन, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जिससे कि एक इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का पता चलता है, यानी कि साइज ऑफ ऑर्डर फॉर ईच परचेज आपको पता चल जाता है। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइडेड बाई C इसका रूट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पर A क्या है? A है आपका एनुअल डिमांड और कंजम्पशन। O क्या है? O है यहाँ पर जो दोनों चीज़ें हम लोग को पता है और ये फिक्स है, हमें पता है। तो A है आपका एनुअल डिमांड कि आपको साल में कितने क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और O है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो उसके लिए आपको कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। और C क्या है? C इज योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये O और C ये दोनों चीज़ें तो फिक्स्ड है आपका, इट इज़ फिक्स्ड एंड नोन टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर EOQ का क्या फॉर्मूला बन के आता है? EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइडेड बाई C
उसका रूट ओवर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बोल रहा है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। ठीक है, तो ये हमें पूछ रहा है EOQ कितना है और कितनी बार हमें एक साल में ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर हमें पता चल जाएगा कि हम लोग एक बार ऑर्डर जब करते हैं कितना क्वांटिटी उसमें ऑर्डर करते हैं, तो ऑब्वियसली साल में हम लोग इतना डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए कितनी बार ऑर्डर करेंगे वो पता चल जाएगा। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स पर एनम, तो ये है आपका एनुअल डिमांड यानी कि A। फिर है ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज 50 रुपीज़, ये हो गया आपका O। और क्या है कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ओके रॉ मटेरियल का जो पर केजी का कॉस्ट है दैट इज योर 2 रुपीज़, ठीक है 2 रुपये है। और स्टोरेज कॉस्ट क्या है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, इसका मतलब है कि आपके रॉ मटेरियल का पर केजी का कॉस्ट कितना है उसका 8% बन जाएगा आपका स्टोरेज कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। तो A हमारे पास गिवन है, O हमारे पास गिवन है और C को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 रुपये का 8%, दैट विल बी 0.16 रुपीज़। अब इससे हम लोग EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं। EOQ का क्या फॉर्मूला है 2AO बाई C, राइट। 2A है 10,000, O है 50 रुपये एंड C इज योर 0.16। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो EOQ है वो आ गया कितना 2500 kgs। ठीक है, अब अगर हम लोग एक बार में इतना ऑर्डर करेंगे तो हमें 10,000 एनुअल डिमांड जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा। टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स पर एनम डिवाइडेड बाय EOQ, 10,000 बाई 2500 kg, 4 ऑर्डर्स पर ईयर। आप लोग अगर साल में 4 बार ऑर्डर करोगे और हर बार आप 2500 kg ऑर्डर करोगे तो आपका जो एनुअल डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर दिया है आपको द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल इज 18250, दिस इज योर A, एट अ प्राइस ऑफ 36.50 पर यूनिट। तो ये जो एक यूनिट का कॉस्ट है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये आपका इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए यूज़ होगा। फिर बोल रहा है द स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, 20% ऑफ दिस मच। तो आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितना आ गया 20% ऑफ 36.50 रुपीज़, दैट इज रुपीज़ 7.3। ठीक है, और बोल रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपका 50 रुपीज़ गिवन है। तो कितना क्वांटिटी एक टाइम में परचेज करना है आपको, EOQ इक्वल्स टू 2AO बाई C का रूट ओवर। सो ये बन जाएगा 2 और फिर आ गया आपका A, O भी आपका 50 रुपये गिवन है डिवाइडेड बाय 7.3, इसका रूट ओवर। आपके पास आ गया आंसर 500 यूनिट्स। ठीक है, अगर आप एक बार ऑर्डर करते हो और 500 यूनिट्स ऑर्डर करते हो तो आपका जो कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आपका मिनिमम ही रहेगा। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।